गुड मॉर्निंग एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। आज 20 जुलाई है तो डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस में हम लोग देखेंगे दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, जनसत्ता में प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू और इन कौन कौन से न्यूज़ को कवर किया गया, साथ ही निबंध के कौन कौन से टॉपिक देखे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का क्या है डिस्कशन पॉइंट जिस पर हम लोग परिचर्चा करेंगे। तो देखिए, माइक्रोसॉफ्ट आउटरेज से दुनिया थमी। तो कुछ ही महीने पहले मैंने कुछ बातें कही थी जिसमें गूगल के बारे में मैंने बोला था, तो उस पर मैं चर्चा अभी करूंगा। साथ ही देखेंगे राज्यपालों को मुकदमा से छूट जो दी जाती है उसकी समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट, जिसमें हम लोग अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों को जो संरक्षण प्राप्त होता है उसके संदर्भ में हम चर्चा करेंगे। राज्यपाल की नियुक्ति क्या होती है, उन्हें अनुच्छेद 158 राज्यपाल पदों के लिए शर्त क्या बनाए गए हैं, राज्यपालों की शक्तियों और कार्य को हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग कोर पॉइंट इसके समझ सके और कोर सब्जेक्ट को समझ सके। साथ ही साथ इसके कुछ पीटी क्वेश्चन और मेंस के आज के क्वेश्चन हम ऐसे देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, धूल प्रदूषण नियंत्रण तक सिमटा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट, जिसे CSE कहा जाता है, CSE, उसके द्वारा यह बातें की जा रही है। इसके पीटी एस्पेक्ट, मेंस एस्पेक्ट हम समझने का प्रयास करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को अनुदान देगी सरकार। तो प्राकृतिक खेती किस प्रकार से भिन्न है, प्राकृतिक खेती के क्या लाभ है, इसको हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, बिदन मोहन क्वात्रा अमेरिका में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं, तो पीटी एस्पेक्ट इनके देखेंगे। साथ ही साथ हालिया घटनाक्रम किस प्रकार से प्रभावित हुई है भारत अमेरिका के संदर्भ में, उसकी चर्चा कर लेंगे। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे, राष्ट्रपति ने प्रदान किए 94 विशिष्ट सेवा अलंकरण। तो पीटी फैक्ट देख लेंगे, इसको समझने का प्रयास करेंगे। उत्तराखंड का देखिए एक नया सूचकांक जारी किया गया है, GEP, देश का पहला राज्य बन गया है। तो सकल पर्यावरण उत्पाद क्या होता है उसको हम समझने का प्रयास करेंगे। मानव जनित और प्राकृतिक गतिविधियां GEP आकलन का आधार है। तो राज्य में औद्योगिक परिस्थितियाँ क्या है उसको समझने का प्रयास करेंगे। यह नया कॉन्सेप्ट है, इसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक के तहत रखिएगा, आने वाले एग्जाम में यहाँ से प्रश्न हो सकते हैं। संपादकीय देखेंगे आज के, तो धन शोधन का जटिल मायाजाल है। तो धन शोधन प्रक्रिया क्या है उस पर हम परिचर्चा करेंगे, तो अंत तक जरूर बने रहिएगा। आगे बढ़ने से पहले लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, युक्ति है इसको सपोर्ट कीजिए। इस बार कोड को स्कैन करके गूगल स्कैनर से ऐप डाउनलोड कर सकते हैं युक्ति है इसका, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट सेक्शन बॉक्स, टेलीग्राम चैनल, सभी जगह लिंक अवेलेबल है जिससे आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन कर सकते हैं। आपका इसका माइक्रो इनसाइट दिया जाता है पेपर का, तो उसे प्राप्त कर सकते हैं माइक्रो इनसाइट को। अब है कि विजिट कर सकते हैं www.yuktis.in। जब सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बेल आइकन को भी जरूर दबाइएगा ताकि सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचे। आगे बढ़ते हैं। देखिए, मैंने कुछ ही माह पहले गूगल के बारे में ये बात बोला था ना, जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको पता होगा। मैंने जो बात कही थी कि गूगल विश्व का एक अलग सरकार बन गई है, अलग सरकार बन गई है, वैश्विक सरकार हम इसे कह सकते हैं। हम किस रूप से, कि यह मान लीजिए उसको ऐसा लगा कि विश्व की सरकारों को प्रभावित करनी है, किसी भी राज्य सरकार को, किसी भी देश की सरकार को, तो अपने सेवाओं की आपूर्ति कुछ समय के लिए बंद कर दिया। तो हमारी अर्थव्यवस्था के साथ साथ जो उसके सब ऑर्डिनेंट है वो भी प्रभावित होंगे, जैसा कि देखिए माइक्रोसॉफ्ट आउटरेज से पता चला। मैंने कुछ दिन पहले ये बात कही तो कुछ लोग विश्वास नहीं कर रहे थे, ऐसा क्या सर कभी हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि जो शक्तियाँ और डेटा का सर्वे है, डेटा का जो लेन देन प्रदान किया जा रहा है वो किसी खास कंपनियों के द्वारा किया जा रहा है। तो ये जो निर्भरता जो हम लोग बना रखे हैं ना आज की दुनिया में, आज के समयावधि के अपने कार्य को कम करने के लिए, तो ये ही मेन फोर्स आपको प्रभावित कर रही है। देखिए इसे कैसे मैं बोल रहा हूँ, देखिए कल आउटरीच हुआ, कहने का मतलब कुछ समय के लिए कि माइक्रोसॉफ्ट जो सिस्टम में लगे होते हैं, जिसको MS वर्ड, MS फाइल हम लोग कहते हैं, सॉफ्टवेयर जो उसका होता है जिससे सिस्टम चलता है, लैपटॉप हो, डेस्कटॉप हो, तो वो क्या हुआ कुछ समय के लिए इसका सिस्टम विंडोज 10 क्या है इस्तेमाल करने वाले टर्मिनलों को ब्लू स्क्रीन आने लगा।
क्योंकि कुछ अपडेट आए थे, अपडेट करने की बात आई थी, माइक्रोसॉफ्ट के तरफ से भेजा गया था, जो नॉर्मल एक अपडेशन का प्रक्रिया होता है। पर उस प्रक्रिया ने क्या किया कि जैसे ही जो सिस्टम अपडेट हुए वो ब्लू स्क्रीन दिखने लगे, अर्थात पूरा स्क्रीन क्या हुआ, एक एरो मार्क के साथ स्क्रीन ब्लू स्क्रीन दिखने लगा। यह एक बग के तौर पर देखा जा सकता है। ध्यान रखिएगा, माइक्रोसॉफ्ट की यही अपडेशन की प्रक्रिया ने लाखों सिस्टम को कुछ मिनटों के लिए बंद कर दिया, कुछ घंटों के लिए बंद कर दिया, जिससे बैंक प्रभावित हुए, अस्पताल प्रभावित हुए। कहने का मतलब जिस सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट लगा है, अर्थात सभी सिस्टमों में माइक्रोसॉफ्ट ही होता है, जो विंडो प्रोसेसर होता है जो, तो ये क्या किया, सभी सिस्टमों को रोक दिया, जिससे जो सेवाएं आपूर्ति की जाती है, लेन देन की जाती है, जिस प्रकार की प्रक्रिया अपनाई जाती है, सभी बैंक बंद हो गए, सभी सेवाएं बंद हो गए। तो लाखों करोड़ों रुपया, अरबों रुपया का देशों को नुकसान हो गया। अब देखिए, देख सकते हैं इंडिगो जो फ्लाइट उसकी 200 उड़ानें रद्द हो गई। सोच के देखिएगा, देश की सबसे बड़ी कार कंपनी मारुति सुजुकी होंडा जो कंपनी है, उसकी भी सिस्टम में कामकाज प्रभावित हुई है। देशों की तरह अमेरिका और पश्चिमी, ऐसा नहीं कि भारत में केवल हुआ है, बहुत से देशों में हुआ है। वहाँ पर भी भारत की बैंकिंग वित्तीय सेक्टर में कोई असर नहीं पड़ा। पर ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आरबीआई की तरफ से बताया गया कि 10 बैंकों या वित्तीय कंपनियों की सेवाएं प्रभावित हुई है। सभी नहीं हुई, पर 10 बैंकों की, जहाँ जहाँ ये अपडेशन हुआ है, केवल अपडेट जिस सिस्टम में हुआ वहाँ पर ये इशू हुआ। तो कहने का अर्थ है कि एक कंपनी पूरे इकोसिस्टम को प्रभावित कर दी। तो यही मैं उस दिन बोल रहा था कि गूगल, जो जिस प्रकार से हम गूगल पर निर्भरता बनाए हुए हैं, गूगल कंपनी जिस दिन चाहेगी किसी भी इकोसिस्टम को प्रभावित कर सकती है, सरकारों को क्या कर सकती है, ब्लैकमेल कर सकती है, अपने वित्तीय अनुशासन के लिए कार्य करवा सकती है। इसी प्रकार की बातें मैंने उस दिन कहा था। तो इस प्रकार से क्या करना है आपको, इस प्रकार से कुछ कॉन्सेप्ट आपसे पूछे जा सकते हैं जो निर्भरता हम विदेशी कंपनियों को बना रखे। तो इसके लिए एक विकल्प हम लोग क्या लेके आ सकते हैं, विकल्प लेके आ सकते हैं। हमारे पास ऐसे क्या अनुसंधान के क्षेत्र हैं जिससे हम क्या कर सके, ऐसे माइक्रोसॉफ्ट जैसी विंडो कंपनियों को डेवलप कर सके। तो हमारे पास ऐसा वर्ल्ड क्लास का कॉन्सेप्ट है ही नहीं। हम क्या गूगल जैसे आउटरीच को हम डेवलप कर सकते हैं, जो एक प्लेटफॉर्म देता है जिसके माध्यम से हम वैश्विक रूप से क्या चीज़ें कर सकते हैं, समाधान ढूंढ सकते हैं। हमारा जो ई कॉमर्स है, जो गवर्नेंस है, वो बेहतर हो सके। तो हमारे पास ऐसा कोई विकल्प, बेहतर विकल्प नहीं है। सरकार धीरे धीरे काम कर रही है, पर अभी बेहतर विकल्प नहीं। जब तक सरकार बना लेती है तब तक हम निर्भरता इन्हीं विदेशी कंपनियों पर रहेंगे। देखिए, चीन ने ऐसी व्यवस्था बना रखी है, अपनी एक लोकल सिस्टम डेवलप किए रखा है, और देश की जनता उसको सपोर्ट भी करती है। ऐसा नहीं कि हम लोग क्या करते हैं, हम लोग इतने विदेशी और पश्चिमी सभ्यताओं से प्रभावित हैं, उनका ही अनुसरण करते हैं। तो ध्यान रखिएगा, कुछ चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। ये आने वाले समय में आपसे प्रश्न करा सकता है, खासकर इंटरव्यू में जब आप जाइएगा, इस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते। एक अपडेट और क्रैश होते चले गए करोड़ों सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट की सेवाएं ठप होने का शुक्रवार दुनिया भर के कंपनियों का कामकाज बाधित हुआ। भारत समेत अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, इंग्लैंड में एयरलाइंस, एटीएम, बैंकिंग, कॉर्पोरेट के काम प्रभावित हुई। तकनीकी भाषा में इसे मेगा आईटी आउटरेज कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, मेगा आईटी आउटरेज क्या होता है? आउटेज ध्यान रखिएगा, आपसे प्रश्न यहाँ से पूछा जा सकता है। आउटेज क्या होता है, ध्यान रखिएगा। आपसे क्या कहा जा सकता है, हाल के समाचार पत्रों में यह एक शब्द प्रयोग में लाया गया था, तो किस प्रकार से यह कारण क्या था? तो आपको एक ऑप्शन दे देगा, इसमें यही बातें लिखी रहेंगी। तो आपको इस तरीके से तैयारी करना है। क्या है गड़बड़ी का वजह? तो माइक्रोसॉफ्ट अपने कंप्यूटर सिस्टम को साइबर अटैक और वायरस से बचाने के लिए एक क्राउड स्टॉक नामक साइबर सिक्योरिटी कंपनी से सेवा लेती है। रात को यह कंपनी क्या करती है, एक अपडेट रिलीज किया जिसके विंडो कंप्यूटर में अचानक गड़बड़ी पैदा कर दी। जिन कंप्यूटर्स में यह अपडेट किया गया वे सब क्रैश होते चले गए। तो यह जो
सेवाएं दी जा रही है इस कंपनी के द्वारा, तो इस कंपनी का नाम भी याद रखना है, इसके कारण हुआ था। कंप्यूटर सिस्टम में क्या हो रहा था समस्या, तो दुनिया भर के विंडो 10 जो यूजर सिस्टम क्रैश हो रहे थे, इसका मतलब था उनके सिस्टम में या तो अचानक बंद हो रहे थे या रीस्टार्ट होते जा रहे थे। इसके वजह से कंप्यूटर के स्क्रीन पर नीले बैकग्राउंड के साथ मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। इस ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट एरर कहा गया। तो इसका कॉन्सेप्ट भी याद रखिएगा, यह इसे क्या नाम दिया गया, तो इसके नाम याद रखिए, ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट। अब ऐसी स्थिति में कंप्यूटर पर कोई कामकाज नहीं किया जा सका। ब्लू स्क्रीन ऑफ डेट एक सीरियस एरर स्क्रीन है जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम पर दिखाई देता है। ऐसा तब होता है जब सिस्टम किसी भी सीरियस इश्यू के चलते क्रैश हो जाता है। इस मैसेज का मतलब था सिस्टम सुरक्षित रूप से काम नहीं कर सकता। इस एरर पर कंप्यूटर अपने आप को रीस्टार्ट होने लगता है, डेटा लॉस की आशंका बढ़ जाती है। तो इस प्रकार से प्रक्रिया होती है, तो इसे याद रखिएगा, आप लोग एग्ज़ाम में प्रश्न पूछ सकता है। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। क्लियर है? तो चलिए आगे हम बात करते हैं। अब ये जो क्लाउड स्टॉक जो अमेरिकी साइबर सिक्योरिटी जो कंपनी है, विश्व भर में काफ़ी लोकप्रिय और इसका 20,000 से अधिक ग्राहक है। ध्यान रखिएगा, कंपनी ग्राहक का बात होता है, ग्राहक हम और आप नहीं, बड़ी बड़ी फर्म इसकी कम ग्राहक होती हैं। चलिए आगे बात करते हैं इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक पर। ये टॉपिक आप लोग अच्छे से ध्यान रखिएगा, जब तक इस पर सुप्रीम कोर्ट के निर्णय नहीं आ जाते तब तक ये चर्चा में रहेगा। इसके साथ ही यह इंटरव्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा आने वाले समय में। इस साल जितने भी एग्ज़ाम के इंटरव्यू होंगे जिस PCS के, तो आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर इससे टॉपिक से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। चलिए, राज्यपालों को मुकदमे से छूट की समीक्षा करेगा सुप्रीम कोर्ट। ध्यान रखिएगा, जब भी बात होती है राज्यपाल का, वहाँ से मेंस में प्रश्न आए हैं। ध्यान रखिएगा, मेंस में प्रश्न पूछे गए। जब भी राज्यपाल के विवादों से चर्चा, हाल के दशकों में देख रहे होंगे आप लोग, बहुत विवाद हो रहा है, वो पश्चिम बंगाल हो, पंजाब हो, दिल्ली हो, इस प्रकार के जो भाजपा शासित जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर ये सब विवाद लगातार देखने को मिलता है। या केंद्र में जो सरकारें होती हैं, इसके विपरीत में जो राज्य की सरकारें होती हैं, वहाँ विवाद देखने को मिलता है। यह शुरुआत से है, ऐसा नहीं कि आज एक नई घटना घटी है। जब से हमारा संविधान लागू हुआ उसके बाद से जब क्या हुआ है कि धीरे धीरे इसकी बातें उभरी थी, पर जैसे ही केंद्र और राज्यों के बीच सरकारें अलग अलग बंटने लगी, सरकारें अलग अलग पार्टियों को होने लगी, और भी विवाद बढ़ता गया। इस पर बहुत सी कमेटियां बनी, तो उन कमेटियों का नाम कमेंट सेक्शन में आप लोग बताइएगा। राज्यपाल के पदों से संबंधित सुझाव जो देने वाली कमेटियों का नाम क्या क्या है, इस पर मैं पहले भी चर्चा कर रखा है, इसलिए इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, मामला क्या है कि सुप्रीम कोर्ट राज्यपालों के आपराधिक मुकदमे को पूर्ण छूट देने वाले संवैधानिक प्रावधान जो अनुच्छेद 361 के समीक्षा करने की राजी हो गई। अब है कोर्ट राज्यपाल को आपराधिक कार्रवाई से छूट के बारे में दिशा निर्देश तय करने की मांग करने वाली याचिका पर विचार कर मन बनाते हुए नोटिस जारी किया है। 12 अगस्त को यह सुनवाई फिर से होगी इसके बारे में। तो देखिए, अनुच्छेद 361 राष्ट्रपति और राज्यपालों क्या करते हैं, आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण छूट देती है आपराधिक कार्य। अनुच्छेद 61(2) कहता है कि राष्ट्रपति और राज्यपाल का पद पर रहते हुए क्या नहीं, उनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई का किसी भी अदालत में नहीं चल सकता। यानी उसके पद पर रहते हुए न तो उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज हो सकता है और न ही किसी अदालत में आपराधिक कार्रवाई चल सकती है। तो अनुच्छेद 361 का जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनको संवैधानिक क्या दिया जाता है, छूट दी जाती है, संवैधानिक छूट के तौर पर इसे माना जाता है। क्लियर है? अब इसे ध्यान रखिए, बंगाल राजभवन ने एक महिला संविदा कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर राज्यपाल को आपराधिक कार्रवाई से पूर्ण छूट वाले प्रावधान पर सवाल उठाया। अब महिला ने बंगाल के राज्यपाल CV आनंद बोस के यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए याचिका की मांग की। अब यहाँ समझने का प्रयास कीजिएगा, एक महिला लगाती है जो संविदा पर कार्य कर रही है वहाँ पर राज्यपाल भवन में, उनके द्वारा माननीय राज्यपाल पर क्या यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज किया जाता है। यह विवाद कारण काफ़ी दिनों से चल रहा है बंगाल और के मुख्यमंत्री, राज्यपाल और उस महिला के बीच। तो कोर्ट दिशा निर्देश तय करे कि राज्यपाल की किस सीमा में अनुच्छेद 361 तक आपराधिक मुकदमे की छूट लागू होगी।
अब यह संवैधानिक, जब भी इस पर देखिएगा संवैधानिक बेंच बैठेगी, क्योंकि यह संवैधानिक मामले के तहत आता है। इसके निर्णय बहुत से निर्णयों को प्रभावित करेगी। क्लियर है। आने वाले के लिए यह मूल ढांचा का सिद्धांत भी यहाँ से निकाला जा सकता है आने वाले समय में। तो हम वेट करेंगे इसके निर्णय का आने का, इस पर परिचर्चा क्या होगा। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा, तो 361 के संदर्भ में जो बातें हो रही हैं। अब आगे हम बात करेंगे इसी में। 1 सेकेंड। देखिए, जनसत्ता ने भी इसके बारे में विशिष्ट चर्चा किया है, तो यहाँ पर चर्चा को आप लोगों को ध्यान रखना है, दोनों न्यूज़ को एक साथ टैली करके देख लेना है। अब हम बात करेंगे इसमें कुछ बातों को, महत्वपूर्ण बातों को, जिसको आपको समझने की आवश्यकता है। अगर 361 राष्ट्रपति, राज्यपालों और राज्य प्रमुखों का संरक्षण की बात करें तो 361 ये कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य का राज्यपाल या राज्य प्रमुख अपने पद की शक्तियों, कर्तव्यों के प्रयोग पालन के लिए उन शक्तियों, कर्तव्यों का प्रयोग पालन में उसके द्वारा किए गए या किए जाने वाले तत्परता किसी कार्य के लिए किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं होगा। अर्थात न्यायालय से अलग रखा गया इनके कार्य और क्या है, गतिविधि को, जब वो पद पर बने हुए हैं। इसी में बहुत से मामले आते हैं, परंतु ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति के आचरण की समीक्षा अनुच्छेद 61 के अधीन किसी भी आरोप की जांच के लिए संसद के किसी सदन द्वारा नियुक्त या पदाभिति किसी न्यायालय, अधिकरण या निकाय द्वारा की जा सकती है। अर्थात जिसे हम महाभियोग कहते हैं, ठीक है ना, महाभियोग जिसकी प्रक्रिया कहते हैं। पर राज्यपाल के मामले में ध्यान रखिएगा, महाभियोग की प्रक्रिया नहीं होती है। उनके लिए क्या किया जाता है, अगर ऐसा लगेगा तो केंद्र सरकार उनको पद से हटा सकती है। आगे यह भी प्रावधान है कि इस खंड के किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह भारत सरकार किसी राज्य सरकार के विरुद्ध समुचित कार्रवाई करने के किसी भी व्यक्तिगत अधिकार को प्रतिबंधित करती है। नेक्स्ट, इसी के संदर्भ में कि अनुच्छेद 161(2) कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी भी राज्य न्यायालय में कोई भी आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती। ध्यान रखिएगा, कोई भी आपराधिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं हो सकती, ऐसा संवैधानिक प्रावधान किया गया। इसके पीछे का तर्क यह होता है, आपराधिक कार्रवाई के लिए अगर किसी प्रकार से बाध्यता दे दी जाती है ना, तो केंद्र और राज्यों के बीच का जो प्रमुख है उसकी कार्य क्षमता घटती, उसके मुकदमे बढ़ते, क्योंकि आपराधिक मुकदमा छोटी छोटी बातों पर भी हो जाती है ना, इसलिए उनकी चीज़ों को क्या किया गया, रोका गया, उनके लिए रोका गया या प्रावधान किया गया। और भी राजनीतिक द्वंद्व हो सकता था। इस प्रकार से अनुच्छेद 361 का 3 कहता है कि राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल की सिफारिश या कारावास का कोई आदेश उसकी पदावधि के दौरान किसी भी न्यायालय के द्वारा जारी नहीं किया जा सकता। तो आप इसे भी ध्यान में रखिएगा। 361(3) अगर वर्तमान के सुप्रीम कोर्ट मामले में इसकी सुनवाई हो रही है, 361(2), 361(3) के संदर्भ में विस्तृत चर्चा होगी। अब 361(4) क्या कहता है कि राष्ट्रपति द्वारा किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध कोई सिविल कार्रवाई उसके अनुतोष के द्वारा किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, सिविल कार्रवाई कराई जा सकती है उसकी पदावधि के दौरान किसी न्यायालय में उसके द्वारा अपने व्यक्तिगत हैसियत में किए गए या किए जाने के तात्पर्य किसी कार्य के संबंध में, चाहे वो राष्ट्रपति हो या ऐसे राज्य के राज्यपाल के रूप में अपना पद ग्रहण करने वाले से पूर्व या पश्चात किया गया हो। जब पद पर हो उस दौरान नहीं, पद के पहले पद के बाद अगर ऐसा किया गया तो उन पर कार्रवाई की जा सकती है, तथा संसदीय नहीं की जाएगी जब तक कार्रवाई की प्रकृति, उसके लिए वाद के हेतु और उसके पक्षकार का नाम, विवरण, निवास स्थान, उसके द्वारा ऐसी कार्रवाई की संस्थिति क्या है नहीं जानी जा सकती। वह अनुतोष जिसका वह दावा करता है बताते हुए लिखित सूचना यथास्थिति राष्ट्रपति के और राज्यपाल को दिए जाने वाले कार्यालयों के में जो छोड़ने जाने के पश्चात 2 मास की समाप्ति न हो जाए, जब तक वो 60 दिनों की छूट उसको न प्राप्त हो जाए। जब वो पद छोड़ देते उसके बाद ऐसी प्रक्रिया अपनाई जाएगी। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। अब है भारत में, देखिए हाल के दिनों में क्या हुआ, बीच तनाव की घटनाएं बढ़ी हैं। इन सभी मामलों को ध्यान में रखना आप लोग को है। 1 सेकेंड।
चलिए इसी में देखते हैं कि तमिलनाडु का मामला हो, तेलंगाना का मामला, दिल्ली का हो, पंजाब का हो, विवाद राज्यपाल के बीच, शराब नीति को दिल्ली में राज्यपाल, तेलंगाना में लंबित 8 विधेयकों का मामला हो, और तमिलनाडु में विधानसभा द्वारा पारित किए गए 20 विधेयकों की मंजूरी देने से इनकार हो, पंजाब में हाल ही में मैं कल ही न्यूज एनालिसिस कराया था जिसमें बात हुई थी विश्वविद्यालय में कुलाधिपति की बात हुई थी, तो उसके मामले को लेकर तो सभी जगह अनुच्छेद की जो बातें हो रही हैं विवाद के कारण बने हैं। तो राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में 153 बात करता है। देखिए ये सब चीज़ें पहले भी बताई गई, बस मैं आर्टिकल आप लोग को इंट्रो करा दूंगा ताकि जानकारी आप लोग को हो जाए। जो नए स्टूडेंट है, पुराने स्टूडेंट जो है आप एक बार रिवाइज जरूर कर लीजिएगा जो बातें की गई हैं। इसके अतिरिक्त आपको और भी जानकारी की आवश्यकता नहीं होगी। 155 के अनुसार आपको राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। 156 कहता है कि राष्ट्रपति प्रसाद प्रयत्न होंगे। 156 के बाद राज्यपाल राष्ट्रपति को संबोधित करके अपना हस्ताक्षर करके अपना पद त्याग कर सकता है। 157 यह बोलता है कि कोई भी व्यक्ति राज्यपाल की नियुक्ति होने का पात्र तभी होगा जब वो भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। ये सब कोर पॉइंट में प्रश्न पूछे जाते हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट में आप लोग को राज्यपाल के 158 के राज्यपाल के लिए पद की शर्तें क्या बनाएगी उसको जरूर ध्यान रखना है कि किसी भी सदन या पहली अनुसूची में वृद्धनिष्ठ किसी राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं होगा वो राज्यपाल स्वतंत्र रूप से कार्य करता है। यदि वो संसद के किसी भी सदन या ऐसे किसी भी राज्य के विधानमंडल के किसी भी सदन कोई सदस्य राज्यपाल नियुक्त हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उस सदन का अपना स्थान राज्यपाल के रूप में पद ग्रहण करने की तारीख से रिक्त कर दिया, अर्थात स्वतः रिक्तियां हो जाती इस मामले में। तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। राज्यपाल को कोई लाभ का पद धारण नहीं करेगा। अब राज्यपाल ऐसी उपलब्धियां, भत्ते, विशेषाधिकार जो संसद की विधि द्वारा निर्धारित करे हैं प्राप्त करेगा। यदि वह एक व्यक्ति या 2 से अधिक राज्यों राज्यपाल नियुक्त किया जाता है उसे राज्यपाल के संदेह उपलब्धियां, भत्ते जो भी प्राप्त होंगे ऐसी अनुमति दिए जाएंगे जो राष्ट्रपति अपने आदेश द्वारा निर्धारित करेंगे। अर्थात राष्ट्रपति के विवेकाधिकार शक्ति के तौर पर इसे देखा जाता है, तो आपको ध्यान में रखना है। राज्यपाल की उपलब्धियां होंगी, भत्ते उसकी पदावधि के दौरान कम नहीं किए जाएंगे, इससे पदों की स्वतंत्रता बनी रहती है। राज्यपाल की शक्तियों के कार्य की बात करें तो अनुच्छेद 154, 161, 163 को ध्यान में रखना आप लोग को है। इसको अच्छे से विस्तृत तरीके से आप लोग देख लीजिएगा क्योंकि इस पर चर्चा हम लोग पहले भी कर चुके हैं। अनुच्छेद 164, 166, 167 को देखना है आप लोग को। अनुच्छेद 174 को देखना है। 174 के अनुसार कार्य करता है, कैसे राज्यपाल अपने कार्य गतिविधि को पूरा करता है। नेक्स्ट आपको देखना है कि अनुच्छेद 188, 102, अनुच्छेद 200 के बारे में मैंने कल ही चर्चा किया है। तो ये सब जो अनुच्छेद है आप लोग को जरूर देखने की आवश्यकता है। जब भी राज्यपाल होगा ये सब अनुच्छेद आपसे पूछे जा सकते हैं। अनुच्छेद 202 के तहत क्या करता है राज्यपाल, प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में राज्य के विधानमंडल सदन के द्वारा समक्ष उसकी प्राकृतिक प्राप्तियाँ और व्यय का विवरण रखता है। तो ये सब जो अनुच्छेद उसकी शक्तियों के तौर पर प्रयोग होता है। अनुच्छेद 213 जिसके तहत वह उस समय छोड़कर कि जब किसी भी राज्य के विधानसभा सत्र में है या विधान परिषद वाले राज्य के विधान मंडलों दोनों ही सदनों के सत्र में है तो अधिक किसी भी समय राज्यपाल के समाधान हो जाता है। ऐसी परिस्थितियों में विद्वान हो तो तुरंत वो कार्रवाई करने के लिए क्या कर सकता है, अध्यादेश जारी कर सकता है। वही राष्ट्रपति 1, 2, 3 के तहत अध्यादेश जारी करते हैं जब सदन चल रहा हो या सदन नहीं चल रहा उस स्थिति में वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको कार्य और शक्ति के संदर्भ में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट ध्यान रखना, देखिए पीटी के कुछ प्रश्न पूछे गए थे जो इसी विवाद से, जैसे अभी वर्तमान में विवाद चल रहा है उसी तरीके से। क्या प्रश्न है कि आपको किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध उसकी पदावधि के दौरान किसी राज्य के में किसी भी न्यायालय में कोई आपराधिक कार्रवाई का संस्थापित नहीं किया है, क्या यह कथन सही है गलत है। सत्य कथन का पूछ रहा है। किसी राज्य के राज्यपाल की पर जो परिलब्धियां हैं भत्ते उसकी पदावधि के दौरान नहीं कम किए जा सकते, क्या है दोनों सत्य है गलत है। तो मैंने अभी एनालिसिस में क्या बताया, दोनों बताया, अभी सही बताया। तो इसका मतलब ऑप्शन सी सही होगा, ऑप्शन सी सही होगा ना। तो देखिए इसी प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। कन्फ्यूज़न आप लोग बनाए रखते हैं कि हमको कैसे क्वेश्चन टॉपिक कवर होगा। देखिए अभी मैंने जितनी भी बातें की उसी दोनों में ये दोनों लाइन आपको मिल गया। अभी फिर नेक्स्ट है कि निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन सही है। भारत में एक ही व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों को नियुक्त नहीं किया जा सकता, क्या कथन सही है गलत है। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो ध्यान रखिएगा क्योंकि अभी नियुक्त हो सकता है, पहले यह प्रक्रिया था तो संवैधानिक संशोधन करके ऐसी व्यवस्था की गई कि 2 या 2 से अधिक राज्यों के राज्यपाल एक व्यक्ति बनाए जा सकते हैं। अब है कि भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय न्यायाधीशों के राज्य के राज्यपाल द्वारा नियुक्त किए जाते हैं।
ठीक वैसे ही जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए। ये बिल कथन क्या है? गलत है, क्योंकि राज्यों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? नियुक्ति आपको राष्ट्रपति ही करते हैं। तो यह कथन भी गलत है। भारत के संविधान का राज्यपाल उसके पद से हटाने हेतु कोई भी प्रक्रिया अधिकृत नहीं है। यह किसके इच्छा पर है? यह राष्ट्रपति के स्वविवेकीय शक्ति पर है। मैंने अभी बताया ना, स्वविवेकीय शक्ति इसके लिए लागू की जाती है। तो यह कथन क्या है, सही है गलत है, अभी वेट करेंगे। फिर विधायी व्यवस्था वाले संघ राज्य क्षेत्र में मुख्यमंत्री की नियुक्ति उपराज्यपाल द्वारा बहुमत समर्थन आधार पर की जाती है। तो यह कथन सही है। तो सॉरी, ये कथन गलत है। तो यह कथन बच गया, ऑप्शन सी जो बच गया वो सही है। तो यह क्या है आपको देखने को मिलेगा, दोनों का उत्तर क्या होगा? सी होगा। तो ध्यान रखना, प्रश्न ऐसे ही पूछे जाते हैं। कन्फ्यूजन आप लोग बनाए बस इसलिए रहते हैं कि आप लोग किसी मैटर पर रिवाइज नहीं करते, किसी भी टॉपिक को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास नहीं करते। और देखिए, डेली न्यूज़पेपर एनालिसिस केवल आपको यूपीएससी, बीपीएससी या किसी भी स्टेट प्रीसीएस ऑल कम्पिटिटिव एग्जाम की बात नहीं करता। ये करंट अफेयर्स के साथ आपके कोर टॉपिक जो है उसको भी कवर करता है। इसलिए आप इसको हल्के मत लीजिए, लगातार प्रयास कीजिए। जितने वीडियो बनाए गए, जिनके कंटेंट दिए गए, उसको कवर करने का प्रयास कीजिएगा। प्रीवियस ईयर सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। देखिए आज का प्रश्न है, कुछ बच्चों ने कल लिख के भेजा है। आपको मैंने बोला था कम्युनिकेशन ग्रुप में, ठीक है ना, कम्युनिकेशन ग्रुप में भेजना है, ऐप के कम्युनिकेशन ग्रुप में, ठीक ना। हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस वाला जो पैकेज ग्रुप बना है वो केवल वीकली टेस्ट के लिए उपयोग करना है, ठीक है ना, क्योंकि डाटा सभी जगह अलग अलग सेव होते हैं, इसलिए थोड़ा सा मिसमैच ना हो जाए। तो देखिए आज का प्रश्न क्या करना है आप लोगों को, हाल के दशकों में राज्यपाल का पद केंद्र सरकार के राजनीतिक उद्देश्यों की पूर्ति का एक साधन बन गया है, इसलिए इस पद को समाप्त करना एक बेहतर है होगा। क्या आप इस तथ्य से सहमत है? क्या आप सहमत है? औचित्य के साथ चर्चा कीजिए। शब्द सीमा इसका है 250 है। आप इसको अच्छे से लिखिएगा। युक्ति आईएएस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा। ऐप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट सेक्शन बॉक्स में इसके लिंक दिए रहते हैं, या वेबसाइट विजिट कीजिएगा www.yuktiais.in। वहाँ पर राइट साइड में डाउनलोड ऐप का एक ऑप्शन है, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। और जैसे ही ऐप डाउनलोड कीजिएगा एक कम्युनिकेशन ग्रुप में आप ऐड हो जाएगा। कुछ समय के बाद उसी ग्रुप में भेजना है आपको, ध्यान रखिएगा, उसी ग्रुप में भेजना है, इधर उधर नहीं भेजना है, ठीक है ना। प्रश्न लिखकर शाम तक जरूर भेज दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए, जनसत्ता जो हिंदी न्यूज़पेपर एनालिसिस हम लोग कर रहे हैं, दैनिक जागरण, उसका वीडियो बिल्कुल फ्री है। वीडियो के लिए 1 रुपया भी नहीं लिया जाता है, यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री होता है। पर इसके प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू ओरिएंट की नोट्स प्राप्त करने के लिए, प्लस वीकली जो टेस्ट होता है, वीकली टेस्ट जो 11 AM में संडे को जो कराया जाएगा, वो कराया जाता है। तो आप उसमें भाग लेने के लिए 612 रुपया पेड करेंगे, 599 प्लस टैक्स, जो 612 के अप्रॉक्स आता है। इससे सस्ता कुछ नहीं हो सकता। यह 1 वर्ष का प्रोग्राम होता है। हम 365 दिन कार्य करते हैं इसके लिए। हाँ, व्यक्तिगत कारणों से हम दूर रहें, अलग मैटर है, क्योंकि सभी व्यक्तिगत प्राणी सामाजिक प्राणी है, उनके व्यक्तिगत समस्याएं होती है, वो अलग मैटर है। पर जितने दिन कराते हैं वो बेस्ट होता है, आप उसे रेगुलर वॉच कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, धूल प्रदूषण नियंत्रण तक सिमटा राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम CSE। याद है, जब भी वायु प्रदूषण मैंने पढ़ाया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम की चर्चा की है। कितने स्टूडेंट को पर याद है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं इधर उधर की बातें कम करता हूँ, टू द पॉइंट बात रहता हूँ, टू द पॉइंट बात करके काम करता हूँ, और टू द पॉइंट होकर चीज़ों को कवर करने का प्रयास करता हूँ। इसलिए आप लोगों को लगता हो कि मैं बोर बातें करता हूँ, सर आप लोग कुछ मजाक नहीं करते। देखिए, जो बातें मैंने पहले बोल रखा था स्वच्छ राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम के बारे में, अब आज उसे CSE के द्वारा बोला गया। याद है, वायु प्रदूषण के संदर्भ में मैंने बातें बोला था कि हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग केवल कागजी खाना पूर्ति कर रहे हैं। हम ठोस कदम के लिए ग्राउंड लेवल पर काम नहीं कर रहे, जिसमें हम क्या बात करेंगे, धूल प्रदूषण नियंत्रण के लिए क्या क्या विकल्प हमारे पास और बेहतर हो सकते हैं। हम व्यक्ति को कर्तव्य मूल नहीं बना रहे, वो समझ ही नहीं रहा है कि पर्यावरण प्रदूषण नाम का भी कोई चीज़ होता है। वायु को स्वच्छ करने की हमारी जवाबदेही, सरकार उसके लिए हमारे संसाधन को बेहतर कर सकती है, संसाधन को आउटरीच बढ़ा सकती है, उसको लोगों तक पहुंचा सकती है। पर यह बिल्कुल भी नहीं है कि वो सरकार ही केवल करेगा। यही प्रक्रिया आपको देखने को मिलेगी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम में, जो
चीज़ें उभर कर सामने आई है। देखिए पर्यावरण थिंक टैंक जो है सेंटर है, सेंटर फॉर साइंस एंड इन्वायरमेंट, जो CSE के ने केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय स्वच्छ वायु अभियान जो पर सवाल उठा है। उनका कहना है कि एक अच्छे मकसद से शुरू किया गया था, अभियान धूल प्रदूषण नियंत्रण करने तक सिमट गया है। अब इसका मूल मकसद आज भी अधूरा है। अब मूल्यांकन रिपोर्ट इसने जारी किया, नेशनल क्लीन एयर प्रोग्राम एंड इन एन एजेंडा फॉर रिफॉर्म ने इसके लिए CSE के लिए विस्तार से प्रकाश डाला। मालूम हो कि यह 131 प्रदूषित शहरों के लिए 10 जनवरी 2019 को पहले राष्ट्रीय प्रयास के तौर पर शामिल किया गया था। कितने शहरों, प्रदूषित शहरों को? 131 प्रदूषित शहरों के लिए। इस आंकड़े को ध्यान रखना। इसके तहत 2019-20 के आधार वर्ष को मानकर 2025-26 तक कण का जो प्रदूषण है 40% कम करने का लक्ष्य रखा गया था। तो 131 शहर, आधार वर्ष कब है इसका? आधार वर्ष है 2019-20। और कब तक 40% कम करने का आंकड़ा रखा गया है? आपको 2025-26 तक। ये दोनों चीज़ें याद रखना है। अब इसके अलावा 10 लाख से अधिक आबादी वाले 49 शहरों में 15वें वित्त आयोग के लिए धन प्राप्त हुए थे। शेष 82 शहरों के लिए सीधे CSE द्वारा वित्त पोषित किए गए थे। एन जो ये स्वच्छ कार्यक्रम है ना, स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो है ये NCAP के द्वारा ही किया गया था। नेशनल स्वच्छ जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम जो चलाया गया था, उनके फंडिंग उनके द्वारा वित्त पोषित किया गया। अब यह PM10 स्तर के जो, अब मुझे बताइएगा इसके तहत स्वच्छ वायु कार्यक्रम के तहत कितने प्रदूषकों को शामिल किया गया है? प्रदूषकों को, इस पर मैंने सभी के सफ़र का भी चर्चा कर रखा है, तो आप लोग को नहीं बच के जा पाइएगा। वर्ल्ड आपको इस चीज़ें से समझने का प्रयास कीजिएगा। जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसके आपकी बुद्धि क्षमता को बढ़ाने के लिए प्रश्न पूछे जाते हैं, और मेरा कोई व्यक्तिगत हित नहीं होता है, ठीक है ना। अब मैंने बता रखा है कि वायु प्रदूषण के तहत कितने वायु प्रदूषक शामिल है। तो इसमें देखिए PM10 स्तरों की सुधार का प्रदर्शन करना आवश्यक है, यह बातें की गई है। अब बायोमास, नगर पालिका, ठोस अपशिष्ट, सड़क धूल, सार्वजनिक जागरूकता प्रबंधन लागू नीति उपायों को PM10 सांद्रता को सुधार की जा सके, ऐसी बातें की गई है। अब जो राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम और 15वें वित्त आयोग के तहत 64% धन सड़कों के धूल खत्म करने पर खर्च किया गया। जो भी मान लीजिए 100 रुपया दिया गया, उसमें 64 रुपया किस में खर्च किया गया? केवल सड़क से धूल हटाने में। अब उसके लिए पानी छिड़के और भी व्यवस्था करे, पेड़ों को लगाए, तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। अब है कि दहन जो है उस स्रोतों को उत्सर्जन नियंत्रित करने के लिए कम धनराशि खर्च की गई। मसलन औद्योगिक प्रदूषण के लिए केवल 0.6%, वाहन प्रदूषण के लिए 12.6% और 0%। और नेक्स्ट है बायोमास जलाने को कितना 14% खर्च किया गया, धन मिला। अब ये चीज़ें आपको समझने की आवश्यकता है, ये आंकड़े आपको आवश्यकता होगी कि हम किस प्रकार से नीतियों का समायोजन करें। इसलिए AC रूम में बैठ के जो निर्णय लिए जाते हैं ना बड़े बड़े अधिकारियों के द्वारा, बड़े बड़े जो ओहदा पर बैठे लोग हैं, वो धरातल पर समझ ही नहीं पाते कि धरातल पर आवश्यकता किस चीज़ की है, हम किस को बेहतर तरीके से करें जिसके आधार पर हम नियंत्रण स्थापित कर पाए। तो चलिए कुछ क्वेश्चन का उत्तर मुझे बताइएगा। अब ध्यान रखिएगा, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कमेंट सेक्शन में बताना, एयर क्वालिटी इंडेक्स में कितने वायु प्रदूषक शामिल हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स में इसको बताना है और उसका नाम भी बताना है, नाम के साथ बताना कौन कौन से प्रदूषक है। इस पर पहले भी हम चर्चा कर चुके हैं। अब है कि नेक्स्ट होगा सफ़र का पहले फुल फॉर्म बताइएगा, SF सफ़र, और इसके तहत कितने प्रदूषक शामिल है, कितने प्रदूषक शामिल है, नाम के साथ बताना है। नेक्स्ट है आपको राष्ट्रीय जो वायु स्वच्छ कार्यक्रम जो बनाया गया है, राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम, उसमें कितने वायु प्रदूषक शामिल किए गए हैं। और इसके बाद जो आपको इसके तहत कौन कौन से तत्व शामिल है, प्रदूषक तत्व, सबकी सूची जरूर बताइएगा आप लोग। चलिए आगे हम बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। प्राकृतिक खेती करने वाले किसानों को दी जाएगी अनुदान, सरकार शिवराज सिंह के द्वारा कहा गया है। तो ध्यान है 12 राज्यों में, और अभी बात की जा रही है 12 राज्यों में आए कृषि विभाग के अधिकारी इसमें प्रगतिशील
उपस्थिति दी है मीटिंग में। बात हुई थी प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के किसान सब्सिडी देगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लखनऊ में आयोजित भारतीय प्राकृतिक कृषि पद्धति कार्यक्रम में बातें बोली हैं। तो यह ध्यान रखिएगा, प्राकृतिक खेती प्रमाणन सर्टिफिकेशन की व्यवस्था की जाएगी, ऐसे चीज़ें की जा रही है। अब ध्यान रखिएगा 15 से 60% तक कम पानी की आवश्यकता होती है इसमें। ये आंकड़े ध्यान रखना आपको, प्राकृतिक खेती के लाभ क्या होते हैं इसके लिए। अब ध्यान रखिए प्राकृतिक खेती होता क्या है, सबसे इंपॉर्टेंट कैसे भिन्न है। तो प्राकृतिक खेती मानव हस्तक्षेप और पारिस्थितिकी अनुक्रमों कि जो इकोसिस्टम मिमिक्री है उसके बल देती है। जैसे जैविक खेती कृषि जैविक आदानों या इनपुट का उपयोग करके अवशिष्ट मानकों का पालन करती है। प्राकृतिक खेती किसी भी आयातित जो मृदा संशोधन का उपयोग को निषिद्ध करती है। और जैविक खेती खाद खनिज कीटाणु पादप जो पशु स्रोतों से प्राप्त होता है उर्वरकों का अनुपस्थिति इसमें अनुमति देती है। अर्थात यह जो प्राकृतिक जो हमारे खाद्य है उसी को यह अपने खेती में प्रयोग करता है। प्राकृतिक जैव विविधता को बढ़ाता है, मृदा स्वास्थ्य को संरक्षित करता है। फिर उसके बाद पादप उसको पशुओं स्वास्थ्य का समर्थन करता है, फसल के पैदावार को सुधार करता है। इसी प्रकार उत्पादकता और पारिस्थितिक जीवन को बेहतर करता है। ये सब आपको लाभ होते हैं। प्राकृतिक के किसी भी रसायन के उपयोग को हतोत्साहित करता है, रोकता है, रासायनिक प्रयोग को रोकता है। जबकि जैविक खेती मनुष्यों के पर्यावरण के लिए सुरक्षित माने जाने अनुमानित रसायनों की अनुमति देता है। दोनों में अंतर समझिए, जैविक कृषि और प्राकृतिक खेती। प्राकृतिक खेती क्या होता है, प्राकृतिक पूर्णतः रसायन को रोकता है, इसमें किसी प्रकार के रसायन का प्रयोग नहीं होता। पर जैविक खेती में क्या होता है, जो बेहतर रसायन होते हैं, जो स्वास्थ्यवर्धक रसायन होते हैं उसका प्रयोग अनुमति देता है, पर हानिकारक रसायनों की अनुमति नहीं देता है। ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। उसके अतिरिक्त प्राकृतिक खेती एक दार्शनिक दृष्टिकोण पर आधारित है जो प्रकृति के स्वयं के ज्ञान को प्रतिबंधित करता है। जबकि जैविक खेती कृषि एक समग्र कृषि प्रणाली जिसे सावधानी पूर्वक विकल्पित या विनियमित करता है। हम ये चुन कर काम करते हैं इसमें। समग्र कृषि जो खेती जैविक कृषि की होती है, तो प्राकृतिक खेती जैविक कृषि से भी उन्नत है। इसमें प्रकृति का पूर्ण समर्थन हम प्राप्त करते हैं, उसी के अनुसार काम करते हैं। क्लियर है। अगर हम प्राकृतिक खेती के लाभ की बात करें तो ध्यान रखिए पर्यावरण को लाभ देता है, स्वस्थ मृदा को बेहतर करता है, जल संरक्षण को बढ़ावा देता है, प्रदूषण में कमी करता है, लागत में कमी करता है, जो कृषि उत्पादन लागत होते किसानों के स्वास्थ्य में सुधार करता है, सुरक्षित खाद्य आपूर्ति मुहैया कराता है, खाद की गुणवत्ता में सुधार करता है, सतत कृषि के लिए समर्थन हासिल करता है। ये सब कार्य प्राकृतिक खेती के होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक पर आएंगे। देखिए पीटी फैक्ट है, विनय मोहन क्वात्रा अमेरिका के राजदूत बनाए गए हैं। हाल ही में ध्यान रखिएगा भारत का जो दौरा हुआ था रूस में, रूस के दौरे पे गए थे भारत और रूस का जो शिखर सम्मेलन हुआ था, आपसी शिखर सम्मेलन, उसमें भारत के प्रधानमंत्री द्वारा अमेरिका के द्वारा बातें कटाक्ष की गई थी। साथ ही तेल आयात पर जो आयात हम लोग करते तेल मंगाते हैं रूस से, उस पर भी बार बार दबाव बनाया जाता है, लोकतंत्र को लेकर दबाव बनाया जाता है। इन सभी परिस्थितियों में राजदूत की नियुक्ति जो की गई है बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है। इनके बारे में थोड़ा आप जरूर इसको पढ़ लीजिएगा पीटी फैक्ट के तौर पर। कब वो विदेश सचिव के पद पर रहे और विजय मोहन क्वात्रा 1988 बैच के भारतीय विदेशी सेवा के अफसर हैं और वर्तमान सरकार में क्वात्रा नेपाल में भी राजदूत रह चुके हैं। भारत नेपाल संबंधों को सुधारने श्रेय क्वात्रा को ही दिया जाता है और इनके बारे में कुछ बातें आप लोग जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखिए पीटी फैक्ट इसे जरूर आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिएगा। राष्ट्रपति ने प्रदान किए 94 विशिष्ट सेवा अलंकरण, जो आपको राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा रक्षा अलंकरण समारोह 2024 के तहत दिए गए, जिसमें द्रौपदी रक्षा अलंकरण के दूसरे चरण में भारतीय स्थल सेना प्रमुख जनरल विपेंद्र द्विवेदी परम विशिष्ट सेवा पदक दिए गए। इसी तरह के पदक कर्मियों का नाम आपको ध्यान रखें, 57 को पहली बार यह पदक दिया गया विशिष्ट सेवा पदक। तो ये सब पीटी फैक्ट है, थोड़ा सा आप लोग जरूर कवर कर लीजिएगा, इसे अपने से भी कवर किया जा सकता है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसको मैं देखूंगा अभी कवर करूंगा। ध्यान रखिएगा उत्तराखंड ने एक नया कॉन्सेप्ट सूचकांक जारी किया है जिसको पहला राज्य बन गया है, तो इसे जरूर आप लोग कवर करने का प्रयास कीजिए। आने वाले समय में आपसे यहाँ से प्रश्न लगातार देखने को मिलेंगे पीटी मेंस इंटरव्यू तीनों स्तरों पर। साथ ही साथ आपको ऐसे में भी इसके कुछ पॉइंट आपको नए कॉन्सेप्ट आए हैं, तो पर्यावरण के संदर्भ में जब भी प्रश्न आएगा तो वहाँ ये सब चीज़ें ऐड कर सकते हैं आप, और करना भी चाहिए। नए नए कॉन्सेप्ट है जरूर ऐड करना चाहिए। देखिए क्या हुआ है कि
जो पारिस्थितिकी की अर्थव्यवस्था से जोड़ने की दिशा में उत्तराखंड सरकार ने अहम कदम उठाया है। जो मुख्यमंत्री पुष्कर जो सिंह धामी हैं उत्तराखंड के, वो राज्य का GEP ग्रॉस इन्वायरमेंट जो प्रोडक्ट सूचकांक है जारी किया। अब इसके तहत यह पहल करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य बन गया है। हेल्को हिमालयन इन्वायरमेंटल स्टडी एंड कंजर्वेशन ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से यह 4 घटकों जिसमें जल, वायु, वन और मृदा के आधार पर इसे तैयार किया गया। अब यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये आंकड़े 4 घटक सूचकांक में शामिल किए गए। प्रतिशत के तौर पारिस्थितिकी संरक्षण के उठाए गए कदमों को आंकड़ों के आधार पर यह जो है GEP सूचकांक 0.9% आंका गया। मुख्यमंत्री ने कहा कि सूचकांक दर्शाता है कि हम सही दिशा में हैं, लेकिन चेतने की आवश्यकता भी है। यह शुरुआत है, अन्य राज्यों भी इससे लाभ होंगे, ये बातें की गई है। अब ध्यान रखिएगा, इसके तहत 4 घटक बनाए गए जिसके अलग अलग प्रतिशत दिए गए हैं। आपको एक मानक को मानकर ध्यान रखिए 0.9% बोल रहा है, तो इसका मतलब 95% ही मानिएगा। इस 0 से 1 के आंकड़े में इसको मापा गया है, तो इसमें कितना प्रतिशत किसका सूचकांक में आया उसकी बात की गई है। क्लियर है। अब हम बात करते हैं सकल पर्यावरण उत्पाद क्या होता है। जब हम इसकी बात करते हैं ग्रॉस इन्वायरमेंटल जो प्रोडक्ट है जिससे GEP की बात करते हैं, तो उसमें सकल पर्यावरण उत्पाद की बात होती है। तो यह GEP का अर्थ होता है प्राकृतिक निर्माण में वृद्धि आधार पर समय समय पर पर्यावरण की स्थिति का आकलन करना। सीधा सा अर्थ यही होता है, जिसके आधार पर हम बात करते हैं यह सकल घरेलू उत्पाद जो हम लोग GDP की बात करते हैं का वर्गीकरण करता है। इस आधार पर पर्यावरण के साथ इसकी बात करें। GDP निजीकरण की आर्थिक संरचना का परिणाम है। यह निजी निवेश, उद्योगों में सकल निवेश, सरकारी खर्च और शुद्ध विदेशी व्यापार, आयात निर्यात के बीच का योग होता है। जबकि पर्यावरण में GDP का पर्यावरण हम बात के साथ सकल पर्यावरण उत्पाद हम सूचकांक की बात करते हैं, तो इसमें में पर्यावरण की क्या भूमिका है। हम जब भी GDP में सकल पर्यावरण की बात करेंगे उसको जोड़कर देखेंगे पर्यावरण की भूमिका क्या है, जिसमें वन, वायु, जल, मृदा की क्षति को हम किस प्रकार से रूप से प्रभावित कर रहे हैं, उसका वृद्धि कैसे कर रहे हैं, इसके अनुपात में हम उसका आकलन निकालते हैं। क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते इसी के साथ। अब ध्यान रखिएगा, जब इसकी बात होती है मानव जनित प्राकृतिक गतिविधियां हैं GEP आकलन का आधार। अब ध्यान रखिए, राज्य यहाँ पर थोड़ा सा इसको अलग कर लीजिएगा, इसको साथ टैग कर लीजिएगा। राज्य में औद्योगिक, व्यावसायिक और अन्य मानव जनित प्राकृतिक गतिविधियों के कारण पर्यावरण मुख्य घटकों जैसे जंगल, हवा, पानी व मृदा को देखा गया प्रभाव उस पर पड़ता है। इसलिए GEP सूचकांक के आकलन का एक आधारभूत परिकल्पना बनाई गई है। अब इसके संदर्भ में इसके तहत जंगल से संबंधित सूचकांक निकालने के विभिन्न वर्षों के वन विभाग द्वारा रोपे गए पौधों की संख्या, इन्हीं प्रजातियों के वृक्षों का पातन की संख्या के आधार पर जो प्रजातियां नष्ट हो रही उसको एकत्र किया गया। इनका योग करने पर वैल्यू प्राप्त हुई। उसी तरह GEP फॉरेस्ट इंडेक्स नाम दिया गया। इसी तरह मृदा के मामले में विभिन्न वर्षों में जैविक क्षेत्र पर प्रतिवर्ष जुड़ने वाले जैविक क्षेत्र आंकलित करते हुए इसका सूचकांक निकाला गया। हवा के मामले में विभिन्न स्थानों में उपलब्ध वायु गुणवत्ता के आंकड़ों को मानकों की तुलना करते हुए सूचकांक के समान रूप से इसे योग किया गया। इस तरह के वायु का जो इनके योग को वायु सूचकांक कहा गया। तो तीनों के अलग अलग सूचकांक निकाल कर पर्यावरण का अंतिम सूचकांक निकाला गया इसके तहत। तो इस प्रकार से नए कॉन्सेप्ट आए जिसको आपको देखने की आवश्यकता है। मैंने परसों ही धन शोधन के मामले में चर्चा किया था दैनिक जागरण न्यूज़पेपर एनालिसिस में। फिर आज यह आपको आया है जनसत्ता में, वही कॉन्सेप्ट है, वही बातें की गई हैं। तो आपको कुछ नहीं करना। धन शोधन की प्रवृत्ति की मोटे तौर पर काले धन से जुड़ी हुई है। इसका कारण एक बड़ा मायाजाल बना रहता है। अब इसके तहत क्या होता है कि आपको जानबूझ के वित्तीय और आर्थिक स्रोतों से लाया गया, प्रसारित किया जाए। और मैंने काले धन के बारे में पहले भी चर्चा कर रखा। काले धन का सोर्स क्या होता है, काला धन कैसे भारत में आता है, काला धन का कैसा वितरण किया जाता है, उसको कौन कौन सेक्टरों में उपयोग किया जाता है, इस पर मैंने चर्चा कर रखा है। यह समस्या विश्वव्यापी है धन शोधन का, जिसमें यूनाइटेड किंगडम को हर वर्ष धन शोधन 100 अरब से अधिक पाउंड का नुकसान होता है। UNODC यानी यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑफ ड्रग्स एंड क्राइम का अनुमान है, उसके आंकड़ों की बात करें तो यह दुनिया भर में धन शोधन की जाने राशि जो वैश्विक है उसकी GDP 5% के बराबर है। यह राशि 715 अरब से लेकर
7 ट्रिलियन यूरो के बीच होती है। तो यह कहीं ना कहीं भारत में भी धन शोधन के मामले आए हैं। काले धन को एक समानांतर अर्थव्यवस्था में चल रही है। काले धन को विदेशी बैंकों में जमा किया जाता है, भारतीय द्वारा विदेशी बैंकों में पैसा जमा करा काला धन अनुमान मुताबिक 72,80,000 करोड़ लाए गए। इसी काले धन के बारे में जब प्रधानमंत्री 2014 में आ रहे थे तो एक कॉन्सेप्ट लेकर आए थे जिसमें बोला गया था कि अगर विदेश में जो काला धन पड़ा हुआ अगर उसको भारत लेकर आया जाए, भारत ला दिया जाए तो प्रत्येक भारतीयों के जेब में 15 लाख रुपया आएगा। यह बातें इनके द्वारा की गई थी। तो आपको वीडियो ज़रूर देखना चाहिए, पर इसके अलग मतलब निकाल लिए गए थे। 15 लाख सरकार देगी। तो यहाँ पर समझने की आवश्यकता है कि हम 15 लाख प्रत्येक भारतीय वर्तमान समय में, कि अगर 14 की बात करें, 14 में अगर लाता सरकार ली आती तो प्रत्येक व्यक्ति के जेब में 15 लाख होते। तो यह कितनी बड़ी राशि है, सोच के देखिएगा, आकलन करके देखिएगा। इस तरीके से कॉन्सेप्ट आपको डेवलप। हम इसके लिए क्या कर सकते हैं, भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड है सेबी को समय समय फर्जी कंपनियों कार्रवाई करने की आवश्यकता है। विनिमय बोर्डों को और भी मजबूत करने की आवश्यकता है, साथ ही उनको और भी कानूनन शक्ति देने की आवश्यकता है। कानूनन धन शोधन जो रोकथाम कानून 2005 लागू किए गए थे, इस कानून के तहत जरी अपराध मिली संपत्ति को जब्त किया जाता है। धन शोधन संबंधी अन्य अपराधों को क्या किया जाता है, कार्रवाई की जा सकती है। अभी देखिए कार्रवाई का जो मामला बहुत कम है, 5,155 मामले दर्ज किए गए, पर गिरफ्तारी और संपत्ति जब्ती लगभग 25 गुना बढ़ी है। तो यह कहीं ना कहीं और भी बेहतर कार्य करने के विगत 10 वर्षों में तो सरकार लगातार प्रयास कर रही है, ऐसा नहीं कि बैठी हुई है। धन शोधन को देश की अर्थव्यवस्था और समाज पर गंभीर विपरीत प्रभाव पड़ता है। इससे विकास रुकता है। विकास का अर्थ होता है मानसिक विकास, सामाजिक विकास, व्यक्तिगत विकास, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा विकास है, जो आर्थिक विकास हम कहते हैं, वो रुकता है। यह विकास के कॉन्सेप्ट को समझने की आवश्यकता है। केवल एक धन शोधन प्रक्रिया हमारे उन सपनों को दूर कर देता है जो हमें प्राप्त हो सकते थे। तो यह धन के संसाधनों का वितरण को प्रभावित करता है। इस प्रकार की चीज़ों को समझने के फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जिसको FTA कहते हैं, FATF जिसे हम लोग कहते हैं, वित्तीय अपराध के खिलाफ लड़ाई को भागीदार शीर्षक वाली रिपोर्ट में सिफारिश की है कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में वित्तीय संस्थान जो सूचना है साझा करें एक दूसरे से, ताकि धन शोधन को रोका जा सके। बहुआयामी दृष्टिकोण अपनाने की आवश्यकता है इस मामले में। साथ ही साथ क्या हम अपराधों को बेहतर प्रबंधन कर सकते हैं, जो कानून 2005 बनाए उनको और भी मजबूत सशक्त बना सकते हैं। साथ ही साथ क्या करना है कि जब न्यायालय में इसके मामले जाए, इसके लिए अलग कोर्ट बनाकर त्वरित निष्पादन करने की आवश्यकता है। और संसाधनों का वितरण बेहतर हो, इसके लिए जवाबदेह बनाने की आवश्यकता है संस्थाओं को, नौकरशाहों को, राजनीतिक संस्थाओं को। तो ध्यान रखिएगा, ये सब मामले होंगे तभी हम माया जाल से निकल सकते, नहीं तो एसी रूम में बैठ के जब निर्णय लिए जाएंगे तो उनका हश्र वैसे ही होगा जो अन्य योजनाओं का होता है। जब हम देश राष्ट्र हित की बात करते हैं, राष्ट्र हित की बात करते हैं, तो उसमें भाई भतीजावाद नहीं चलता है। भाई भतीजावाद नहीं चलता, पार्टी खेल नहीं होता, पार्टी और पार्टी खेल नहीं होता, या व्यक्ति और व्यक्ति विशेष की बात नहीं होती। सभी एक धरातल पर होते हैं, वो अंबानी हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, या विपक्ष के नेता राहुल गांधी हो, या अन्य कोई राज्य के मुख्यमंत्री हो, या कोई नौकरशाह हो। वो अगर धन शोधन कर रहे हैं, काले धन को बढ़ावा दे रहे हैं, तो प्रत्येक व्यक्ति पर समान कानून लागू होनी चाहिए और उसकी नीयत उतनी ही बेहतर होनी चाहिए। तब यह समस्याएं देश से, किसी भी देश से अलग हो पाएगी। पर ये एक्सट्रीम लेवल की बातें हैं, यह धरातल पर तभी उतरेगी, तभी लोगों, जब जनता सशक्त होगी, जनता इसका विरोध करेगी। जब आपके नेता ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ पर करोड़ों का मामला वो गमन किए, फिर भी आप उसको समर्थन कर रहे हैं, तो उसको क्यों नहीं करेंगे वो धन शोधन? सोचने की बात है। ऐसे हजारों हमारे नेता, ऐसे हमारे हजारों प्रशासक ऐसे जो धन शोधन कर रहे, और प्रत्येक जनता जानती है, फिर भी उनको समर्थन कर रहे, उनको अपने सर पर बैठा कर रखे हुए। तो जनता जब तक सशक्त नहीं हो, जनता जब तक विरोध नहीं करेगी, जनता जब तक उनका सामाजिक बहिष्कार नहीं करेगी, तब तक इन नेताओं का, इन नौकरशाहों का इससे मोह माया नहीं टूटेगा। और यही एक गलत वे है जिसको ये नेताओं के द्वारा या इन राज शासकों के द्वारा अपनाया जाता है, कि जनता ही समर्थन करती तो फिर कौन हमारा विरोध कर सकता है। सिस्टम तो हमारे ही साथ है ना। जब वोट मांगने आते हैं
जब प्रशासक आपके यहाँ से काम करते, रिटायर करते, सामाजिक बहिष्कार कीजिए, मत जाइए उनके घरों द्वारों पर। जब तक भीड़ उनके घरों पर लगा रहता है, उनके आसपास भीड़ लगा रहता है, तभी तक वो ये सब नौटंकियाँ, उनके शक्ति या सत्ता का अभ्यास वो करते हैं और इसी का दुरुपयोग वो करते हैं। चलिए फिर कल मिलेंगे नए न्यूज एनालिसिस के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।